अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिज़नेस डिस्कशंस पीके के एक और सेशन के साथ मैं मुदस्सिर सिराज आपके पास एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ़ीज़िबिलिटी स्टडीज़। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि फ़ीज़िबिलिटी स्टडी क्या होती है और क्या इसके स्टेप्स होते हैं करने का और करने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीज़िबिलिटी स्टडी क्या चीज़ होती है। ये किसी भी आइडिया, सिर्फ बिज़नेस के लिए नहीं, किसी भी आइडिया की प्रैक्टिकलिटी को एवेल्यूएट करने का एक सबसे बेहतर टूल होता है फ़ीज़िबिलिटी स्टडी। के आया जो हमें आइडिया आया है, बिज़नेस है, नॉन बिज़नेस है, ये करना फ़ीज़िबल है या नहीं है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। अब आ जाते हैं बिज़नेस साइड के ऊपर। फ़ीज़िबिलिटी स्टडीज़ ग्लोबली जो है और अब तो लोकली भी ये ट्रेंड है कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी एक फ़ीज़िबिलिटी ज़रूर कर ली जाती है, अनलेस के बहुत छोटा कुछ काम करने जा रहे हों या जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस हो और उसमें कोई जो है वो वर्किंग की ज़रूरत ही ना हो। तो फ़ीज़िबिलिटी स्टडी के कुछ स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी जो है वो प्रोडक्ट है, मार्केट ऑफरिंग है, इसको डिफ़ाइन कर लेना कि आप जो है वो क्या गुड या सर्विस मार्केट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या कोई एग्जिस्टिंग गुड या सर्विस है, कोई कन्वेंशनल बिजनेस है जिसके अंदर आप एंट्री लेना चाहते हैं, या कोई नए किस्म की प्रोडक्ट है, कोई टेक स्टार्टअप है, आप क्या ऑफ़र करना चाहते हैं मार्केट को, इसको डिफ़ाइन कर लिया जाए। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है मार्केट सर्वे का, जिसके अंदर आप इंटेलेक्चुअल्स जिनको आप मेंटोरशिप के लिए समझते हैं कि उनसे एक मशवरा ले लिया जाए, उनसे बात करते हैं, मार्केट सर्वेस कंडक्ट करते हैं, या अगर कोई एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट का काम करने जा रहे हैं तो किसी मार्केटिंग एजेंसी को या रिसर्च फर्म को हायर कर लेते हैं जो आपको स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो है उसके एवेल्यूएट करके दे देते हैं। मार्केट सर्वे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका इनपुट लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस में एंट्री करने के लिए या कोई भी नया चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सबसे पहले हैं कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स। अगर कोई एग्जिस्टिंग मार्केट किसी गुड या सर्विस की प्रोडक्ट की अवेलेबल है तो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देखा जाए कि क्या कोई डिमांड सप्लाई का गैप है, या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपकी ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। कोई कन्वेंशनल बिजनेस होता है तो नॉर्मली जो है वो हमें डिमांड सप्लाई का गैप देखना होता है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो उसमें ये एफ़र्ट रिलेटिवली कम हो जाती है रादर दिन कि कोई टेक स्टार्टअप हो या कोई नई ऐसी सर्विस हम ऑफ़र करने जा रहे हों जिसका सिरे से वजूद ही ना हो। तो उसमें मार्केट की पोजीशन को, पोटेंशियल कस्टमर की विलिंगनेस को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2 आ जाती है आपके पास सप्लायर्स, कि जो आप ऑफरिंग या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इसकी सप्लाईज आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, रिसोर्सेज जो है टू क्रिएट द प्रोडक्ट और सर्विस वो अवेलेबल है या नहीं है। इसके अंदर जो है वो रॉ मटेरियल हमने जिक्र कर लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी इवैल्यूएट कर लिया जाए कि हम ये सर्विस आया प्रोवाइड कर भी सकते हैं, गुड प्रोवाइड कर भी सकते हैं विद कंसिस्टेंसी या नहीं। बहुत सारे बिजनेस इस स्टेज में आकर भी जो है वो पीछे हट जाते हैं या वो फिजिबल इसलिए नहीं लगते क्योंकि उसकी रिसोर्सेज को अरेंज करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 है कंपटीशन इन द मार्केट, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग मार्केट है तो उसमें क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोलिस्टिक है, किस तरीके से काम हो रहा है। कुछ जो है वो सप्लायर्स या कुछ जो है वो मेजर शार्क्स हैं जो उस मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं, या बहुत सारे छोटे नंबर ऑफ एंट्रेंट्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। इसको भी इवैल्यूएट कर लिया जाए कि हमें एंट्री के साथ किन लोगों के साथ इन लाइन होकर काम करना होता है और किस तरीके से जो है वो क्या किस लेवल पर हमें कंपटीशन मिलेगा इसमें। ये 3-4 स्टेप्स के ऊपर जब हम देख लेते हैं कि कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी, विलिंगनेस है या नहीं है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सप्लाईज उसकी कंसिस्टेंटली अवेलेबल हैं या नहीं है, फिर जो है वो उसकी कंपटीशन को एवेल्यूएट कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 3, फाइनेंशियल एवेल्यूएशंस का।
फाइनेंशियल एवेल्यूएशन में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि आपने जो है वो जो प्रोडक्ट या सर्विस आपको मार्केट को ऑफ़र करनी है उसको सेटअप करने की या उस एबिलिटी को अचीव करने के लिए जो कॉस्ट आपको चाहिए वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट कह लें, सेटअप कॉस्ट कह लें। उसके अंदर इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितना आइटम्स हैं, फर्नीचर्स हैं, फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स हैं, इसकी कॉस्ट आ जाती है। बेसिक कोई अगर सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेनी है, कोई आपने किसी मेंबरशिप को हासिल करना है इस सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले, उसकी कॉस्ट आ जाती है। इन सब कॉस्ट्स को मिलाकर जो है वो एक सेटअप कॉस्ट आपकी बन जाती है। फिर जो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वर्किंग कैपिटल का, जो कि हमारे यहाँ वर्किंग्स में बिजनेस के वैल्यूएशंस में काफ़ी हद तक मिस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे न सिर्फ जो रिटर्न्स की कैलकुलेशंस या वैल्यूएशंस होती है वो इनकरेक्ट होती हैं, बल्कि बिजनेस के सर्वाइवल का भी बड़ा मसला बन जाता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है? मैंने जी प्रोडक्ट एक बनाई, उस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे लेट्स से 10 से 15 दिन लगे, इन 15 दिनों की कॉस्ट हो गई। फिर ये शेल्फ पर आया या सर्विस में ऑफ़र कर रहा हूँ, फिर तो ये कंडीशन नहीं होती। आपको सिर्फ जो है वो सर्विसमैन की कॉस्ट को उस टाइम पर बेयर करना होता है। ये प्रोडक्ट बिकेगी कितने दिन में? लेट्स से 15 दिन में बनी है, अगले 15 दिन में बिक जाएगी, एक महीना ये हो गया। फिर अगर आप कैश पे सेल नहीं कर रहे, कोई रिटेलिंग का बिजनेस नहीं कर रहे, इंडस्ट्री को सेल कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली विद इन 30 टू, अब आजकल तो जो है वो 120 डेज़ के भी क्रेडिट पीरियड चल रहे होते हैं, तो 120 डेज़ ये, फिर बनाने से लेकर बेचने तक की कॉस्ट ये हो गए 150 डेज़। तो क्या 150 डेज़ तक अपने बिजनेस को रनिंग रखने के लिए इन्वेंट्री को, फिर पीछे की प्रोडक्शन को, फिर जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, सैलरीज हो गई, यूटिलिटीज़ हो गई, रेंट हो गया, इसको सस्टेन करने के लिए आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल बन जाता है, जो कि इवेल्युएट करना और अपनी जो है वो बिज़नेस की इवेल्यूएशन में इतनी फाइनेंसेस की अरेंजमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेटअप कॉस्ट हो गई, वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट हो गई। अब जो है वो इनकी बेसिस के ऊपर जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको इसके ऊपर प्लॉट किया जाता है और एक आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे निकल रहा होता है कि जी लेट्स से मैं 2 to 3 ईयर्स के अंदर इतनी सेल्स कर लूँगा अगेंस्ट दिस मच कॉस्ट, ये मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, तो मुझे इतने रिटर्न्स आ जाएंगे इस पर। या आईआरआर के बेसिस पे काम हो रहा होता है, कैश फ्लोज को जो है वो प्रोजेक्ट कर दिया जाता है 3 साल में कि डे 1 पे मैं इतनी स्पेंडिंग कर रहा हूँ और लास्ट डे के ऊपर जो मेरी प्रोजेक्शन होगी मैं इतना कैश जो है वो जनरेट कर लूँगा, और इसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को निकाल कर आईआरआर कैलकुलेट की जाती है कि एक्चुअली रिटर्न वो बिज़नेस कितना ऑफ़र कर रहा है। तो जो डे 1 पे हमें आइडिया आया होता है कि जी ये बिज़नेस करना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है, वो इवेल्युएट होके आता है इस पॉइंट पर कि जो रिटर्न्स हमें ऑफ़र हो रहे हैं वो हमारे डिज़ायर्ड या थॉट रिटर्न्स थे उतने बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और ये बिज़नेस करना हमारे लिए फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप्स को हम ठीक से कर लें तो बिज़नेस स्टार्ट करने के साथ कोई मेजर शॉक्स से बचा जा सकता है, कोई परेशानी से या सर्वाइवल इश्यूज से बड़ी जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे बचा जा सकता है। अब ये तो हो जाता है कि हमने फिजिबिलिटी बना ली और जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने लगे। इसके साथ साथ एक और भी रिकमेंडेड जो है वो इवैल्यूएशन और अपने पास एक वर्किंग ज़रूर होनी चाहिए कि अगर देखें, रिस्क का राज़िक अल्लाह ताला है, हम अपनी कोशिश पूरी कर सकते हैं लेकिन देना उसके हाथ में है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब जो है वो रिस्क अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में हमारा रिस्क है, हम इसमें कोशिश तो कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस कोशिश पे नवाजेगा। अरबी का एक फ्रेज़ है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो कामयाब हुआ। तो लेकिन एक अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए एक वर्किंग और करनी चाहिए कि जी मैं अपनी जो मेरी डिज़ायर्ड सेल्स हैं वो ब्रेक इवन, ज़ीरो प्रॉफिट या ज़ीरो लॉस, अपनी सारी फिक्स्ड कॉस्ट को, अपनी सारी
फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरी क्या कॉस्ट होगी, मैं किस लेवल ऑफ सेल्स पर ब्रेक इवन आ जाऊंगा, या जब तक मैं ब्रेक इवन या उससे बियॉन्ड प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं आता तो उससे पहले मैं कितने टाइम तक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। आइडियली 3 साल की प्रोजेक्शंस रखी जाती हैं किसी भी बिजनेस को। अगर कोई नया बिजनेस आप करने जा रहे हैं जो कन्वेंशनली मार्केट में नहीं किया जाता, तो उसके लिए 2 से 3 साल मार्केट डेवलप होने में, लोगों के अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। तो 2 से 3 साल की एक वर्किंग रखी जाती है। अपनी अवेलेबिलिटीज़ को देखा जाता है कैश की, कि हम इसको सपोर्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे स्टेप्स थे फिजिबिलिटी। होपफुली जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये वैल्यू एडिशन होगा। आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और बिजनेस डिस्कशन पीके के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।